अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम सलाम सर। आवाज़ आ रही है सबको? वालेकुम सलाम सर। जी सर। अबरार रसूल, अबरार रसूल नहीं है। अहमद हसन, उसका इंटरनेट का इशू है। सर काइंडली ये स्क्रीन शेयर करें ताकि पता चला किसकी अटेंडेंस हो रही है किसकी नहीं हुई। मैं बोल रहा हूँ साथ साथ। अहमद हसन, अहमद हसन नहीं आए। अली अब्दुल सलाम, अली अब्दुल सलाम साहब भी नहीं आए। 66080, प्रेजेंट सर। 080 अली हसन है ये। जी सर, जी सर, 66080। अली रजा हैदर, अली रजा हैदर 003। प्रेजेंट सर। खैरा आफ्ताब, प्रेजेंट सर। ओके। दानियाल, प्रेजेंट सर। फैजान 047, एबसेंट। फर्क नज़ीर, प्रेजेंट सर। हमजा असगर, प्रेजेंट सर। हन्नाद आज़मी, प्रेजेंट सर। शहरियार बेजाद, प्रेजेंट सर। मुआज मुनीर, प्रेजेंट सर। अनस बलोच, प्रेजेंट सर। 66038, 66038 कौन है? एबसेंट। अरकम, प्रेजेंट सर।
अरकम आए? सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही सर। तो आवाज आ रही है? जी आपकी तो सही आ रही है, मेरी आवाज़ अभी आ रही है सही? जी आपकी आ रही है। जी सर अब क्लियर है। बिलाल 166, प्रेजेंट सर। दाऊद अरशद 380, दाऊद अरशद नहीं आए? 026 F2016 065 026 026 कौन है? एब्सेंट। मोहम्मद हमाद एब्सेंट। हारिस एब्सेंट। 2018105081 एब्सेंट। मेसम मोहम्मद मेसम ये प्रेजेंट है, इसका नेट का मसला आ रहा है, ये मीटिंग नहीं है। नुमान नईम सर मैं सम प्रेजेंट हूँ, मेरा नेट शाहिद इंटरनेट सोहेल। प्रॉब्लम है। जी जी आप ठीक हो गए, ओके ओके। शाहिद सोहेल प्रेजेंट सर। F2019266314 एब्सेंट। उस्मान इकराम प्रेजेंट सर। नजीबुर रहमान एब्सेंट। S2018266026 प्रेजेंट। नजीब रहमान प्रेजेंट सर। ओके। 026 प्रेजेंट सर। S2019 प्रेजेंट। क्या नाम है? नुमान अहमद। उबैद उबैदुर रहमान 227 उसामा तारिक प्रेजेंट सर। 2018105032 प्रेजेंट सर। 2018266096 प्रेजेंट सर। 2018105044 प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। शुमाइम प्रेजेंट सर। 2017356031 एब्सेंट। वकार काशिफ प्रेजेंट सर। जैनब तारिक जुबैर मोहम्मद जुबैर मोहम्मद एब्सेंट। प्रेजेंट सर। जुबैर जुबैर मोहम्मद। ओके। और कोई किसी की रह गई? सर दाऊद अरशद। सर अहमद हसन की रह गई है। यस सर। अस्सलाम वालेकुम अहमद हसन की हो गई है, अहमद हसन ने बड़ी देर से सर। सर 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 मोहम्मद मेरी नहीं दाऊद है अरशद। सर। सर मोहम्मद कबीर। मोहम्मद हाँ कबीर। कबीर की हो नहीं गई थी। कबीर क्या रोल नंबर है? सर 81 F2018105081
ठीक है। सर जी मोहम्मद दौन जब्बार। और हमारा नाम नहीं है? नो सर। तुम ने कब रजिस्टर किया है? सर ये मेरे ख्याल में फ्राइडे वाले दिन किया है शायद, या थर्सडे को सर। क्या रोल नंबर? एस 2018 हम्म 266 हम्म 038। ठीक। और कोई? सर मोहम्मद दाऊद अरशद। सर अबरार रसूल कादरी। तुम्हारा भी नाम नहीं आया अबरार? सर मेरा फर्स्ट रोल नंबर था, तब कनेक्टिविटी इशू था। सबसे अच्छा पहले लिस्ट में मेरा नाम ही अच्छा, अबरार रसूल कादरी। ठीक। सर मोहम्मद दाऊद की लगी है। जी दाऊद का भी कर। ठीक हो गया। सर आवाज का मसला आ रहा है, आपने मेल लगा दी है? कौन साहब है? दाऊद। हाँ हाँ दाऊद कर दिया। सर मेरा आ रहा है, मेरा भी फ्राइडे को रजिस्टर हुआ हूँ मैं। क्या नाम है आपका? अदन ताहिर। क्या रोल नंबर है? 351 F2019 266 351। ठीक। चल ये मैंने नोट कर लिया। एक्चुअली आज मैं घर से पढ़ा रहा हूँ तो ऑफिस में ये एक्सेस होती है ईमेल, तो मैंने फिर ईमेल से ही आपका ढूंढ के ना वहीं से अटेंडेंस लगा दी। अच्छा, कोई सवाल पिछली क्लास से किसी का? सर जो एक्टिविटी कहा था सर, उसकी सबमिशन नहीं मिली हमें। हाँ वो अभी मूडल का कुछ इशू चल रहा है, वो मैं इंशाल्लाह आज रिजॉल्व करूंगा। तो आप ओके मूडल, सर। आपकी ईमेल आ गई थी लेकिन बाकी लोगों को एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। आप लोग ऐसा करें कि मेरी कोशिश होगी कि आज इंशाल्लाह मूडल का पेज अपना सेटल कर दूं और उसमें एक्टिविटी क्रिएट कर दूं तो एज असाइनमेंट। तो वो असाइनमेंट फिर आज आपने कोशिश करके सबमिट करवा देनी। सर वो ओके हमारे सर। पास LMS ओपन ही नहीं हो रहा है आजकल। हाँ वो अभी सही हो जाएगा लेकिन चलो अभी देखते हैं ना। आजकल में उसे कोशिश करते हैं कि वो ठीक हो जाए। क्यों नहीं हो रहा वैसे आप लोगों के पास? सर सर वो हमारे पास वो लिंक उसका एरर आ जाता है। चेंज हो गया। सर हो रहा है लिंक चेंज हो गया सर, सर वो हो रहा है अपडेट किया प्रॉब्लम। वर्जन। वो आप पुराना आपस सर वो सर्च कर रहे हैं तो आपको एरर आएगा सर। ईमेल आई होगी आपको एलएमएस की, वो चेक नहीं सर, वो करें मेल तो सारे आई थी, लोग। वो आई थी 5 मार्च की, उसके बाद से ओपन ही नहीं हुआ आज तक। चलो ये अपने तौर पे उसी इसको मेल में रिजॉल्व लिंक है। करना, आईपीसी में जाना, देखना उसमें आपस में डिस्कस हो रहा है करते सर, हैं, ओपन रजिस्ट्रेशन भी हो पता लग गया। जाएगा आपको। सर जी इनरोल कर दें, इनरोल नहीं हूँ मैं। हाँ एनरोल मैं करूँगा ना, अभी मैंने पेज अपडेट करना है तो इंशाल्लाह आज कर दूंगा और असाइनमेंट भी क्रिएट कर दूंगा। तो अगली क्लास से पहले जो आज असाइनमेंट मिलेगी और ये जो मिलेगी ये दोनों आप जमा करा दीजिए। अच्छा मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने इस कोर्स में इंशाल्लाह पाइथन में इम्प्लीमेंटेशन करनी है। कुछ बच्चों के मुझे ईमेल्स भी आई हैं, कुछ मैसेजेस आए हैं कि इम्प्लीमेंटेशन का। मेरी आवाज़ सही आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कंसर्न है लोग कुछ। एक तो ये है कि इंशाल्लाह ताला हम इसको पाइथन में सारी की सारी चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। और पाइथन जो है वो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज नहीं है। हैविंग सेड दैट कि आपको बुनियादी प्रोग्रामिंग आती हो तो ये एक अच्छा मौका होगा सब लोगों के लिए कि वो एक नई लैंग्वेज भी सीख लें और एक थ्योरेटिकली एक नया पूरा कोर्स भी अंडरस्टैंड कर लें। तो हम इंशाल्लाह इसको ना सिर्फ थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड करेंगे बल्कि इन सारी चीज़ों को जो जो हम पढ़ते जा रहे हैं इनको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे पाइथन में। तो उसके मैं हैंड्स ऑन आपकी पूरी एक्टिविटी कराऊंगा, यानी कि हम इस तरह से करेंगे कि लैब टाइप चीज़ करेंगे और उसमें ये होगा कि आप लोगों को अभी आप लोग ये करें फॉर द टाइम बीइंग, पाइथन को इंस्टॉल कर लें। एनाकोंडा है पाइथन, एनाकोंडा लिखें अगर गूगल पे आप फॉर एग्जांपल अगर इसी टैब में मैं गूगल में जाके
एनाकोंडा और पाइथन, ये लिखता हूँ। तो ये इंडिविजुअल एडिशन है एनाकोंडा का, इसके ऊपर आप क्लिक करें। सर अगर कोई पाइथन इस्तेमाल कर रहा हो वो कर सकते हैं? सर हमने सिंपल सर पाइथन इंस्टॉल की थी पहले, जो सर ट्यूटोरियल आया। हाँ सिंपल कर लें, लेकिन एनाकोंडा कर लेंगे तो ये ज़रा थोड़ा सा खुद ही उसे बहुत सारी चीज़ों को कॉन्फ़िगर कर लेता है, चलो अपग्रेड सही है, करता कर रहता है। लेते हैं। तो ये मैंने इसको ये डाउनलोड ट्यूटोरियल सुन ले देखा था, ज़रा। उसमें मैंने पाइथन करवाया था, तो वो भी सारा कुछ कर देता है। तो ये अगर आप कर लेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपके बहुत सारे टूल्स जिनमें कि आप पाइथन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं वो सारे के सारे आपके हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल नोटबुक करनी है तो वो भी इसमें अवेलेबल है, स्पाइडर भी अवेलेबल है, तो हम वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ये इसको डाउनलोड करेंगे अगर आप, ये डाउनलोडर आ जाएगा और फिर सर इसी की मदद आप, सर एक्सक्यूज सर पाइथन में काम कर सकते हैं हम? हाँ हाँ जिसमें मर्जी करें। अगर बेसिकली ये भी पाइथन का आईडी ही है ना यार, ये इसी तरह है जिस तरह आप जावा में अगर काम करने लगे हैं तो आप जावा में नोटपैड में काम करना चाहते हैं, नोटपैड प्लस प्लस में काम करना चाहते हैं, या एक्लिप्स में काम करना चाहते हैं, या नेटबीन्स में काम करना चाहते हैं, तो ये उस नोयत की एक चीज़ है। ठीक है, तो आप नोटपैड प्लस प्लस में करना चाहते हैं तो उसमें कर लें। तो बात यही है कि ये भी एक पूरा जो है ना, इसके अंदर वो पैकेजेस पूरे सारे के सारे अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये सारी की सारी जो पाइथन की लैंडस्केप है, लाइब्रेरीज और टूल्स की, वो सारी इसके अंदर हमारे पास अवेलेबल हो जाती है आसानी से। कुछ से कोई ख़ास कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ती, ये आसानी है इसके अंदर। ठीक है, एनाकोंडा के अंदर। ये बात समझ आई सबको? यस सर। तो ये आपने यस सिंपल सर। anaconda.com पे जाके इंडिविजुअल जो इसका एडिशन है वो डाउनलोड करें, और इसका विंडोज़ का भी है, लिनक्स का भी है, और मैक का भी है। तो जो जिस नौइयत की मशीन आपके पास है उसका इंस्टॉलर आप कर लें, और कुछ छोटी मोटी हेलो वर्ल्ड टाइप चीज़ें आप करनी स्टार्ट कर दें। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह अभी हम थोड़ा सा ये कुछ एक दो लेक्चर्स में मज़ीद कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह मैं पूरी आपको डाटा लोड करना, डाटा को प्री प्रोसेस करना, उसके डिफरेंट स्टेप्स और क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, कुछ चीज़ हम थ्योरेटिकल यहाँ पे कवर कर चुके होंगे, उन्हीं को रिवाइज भी करेंगे और उन्हीं को इम्प्लीमेंट भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, लास्ट क्लास में कहाँ तक हमने पढ़ लिया था जी? सर टू डू टास्क तक पढ़ा था सर नीचे, टू डू टास्क तक पढ़ा था। एग्जांपल, और उसके बाद जो रियल एग्जांपल दो प्रोग्राम बात करने। यही यही हमारे पास नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, लर्निंग इनपुट आउटपुट जी फंक्शन। जी सर, जी सर। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली जो मशीन लर्निंग है इसके अंदर इंडक्टिव लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो चल रहा होता है मेनली, जिसमें कि हम करते क्या है कि एक प्रॉब्लम एट हैंड जो होता है हमारे पास, उसको उसकी एक रिप्रेजेंटेशन होती है, ख़ास रिप्रेजेंटेशन होती है। उस रिप्रेजेंटेशन को फॉर एग्जांपल आप एक्सेल की शीट में आपके पास मुख्तलिफ कॉलम्स हैं, जिस तरह आप कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसके मिड के मार्क्स क्या चल रहे हैं, क्विज़िज़ के क्या मार्क्स चल रहे हैं, उसका जेंडर क्या है, उसका प्रीवियस सीजीपीए क्या है, वो किस सिटी से बिलोंग करता है, ठीक है, मैट्रिक में कितने मार्क्स थे, एफएससी में कितने मार्क्स थे। तो इस सारी चीज़ के बुनियाद पे मिला के अगर हम प्रिडिक्ट करना चाहें कि वो किस कोर्स में क्या ग्रेड लेगा, तो ये एक्सेल की शीट में मुख्तलिफ कॉलम्स के अंदर हर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की जो इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना, वो डाटा की रिप्रेजेंटेशन कहलाएगी। उस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर फिर फर्दर हमने कुछ ना कुछ काम करना है कि हमने कुछ लोगों के ग्रेड्स ऑलरेडी प्रिडिक्ट हुए होंगे और उनकी बेसिस पे हमने अपने सिस्टम को ट्रेन करना है। मशीन क्या करती है कि वो उस डाटा को अंडरस्टैंड करके उसे लर्न करने की कोशिश करती है। तो ये जो लर्निंग है, जिसमें कि आप जैसे जैसे आप डाटा को देखते हैं उसके मुताबिक उसको लर्न करने की कोशिश करते हैं, और नया डाटा आता है उसको और ज़्यादा लर्न करने की कोशिश करते हैं। जो आपने एक्टिविटी परफॉर्म की है वो गलत है, तो आपको पता लगता है कि मैं यहाँ पे गलत हूँ, तो फिर उसके करेक्टिव मेजर्स करना, ये सारा कुछ जो है वो इंडक्टिव लर्निंग के
प्रोसेस में आता है। सो द गोल ऑफ द लर्नर इज टू लर्न द टारगेट फंक्शन। ये टारगेट फंक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि इवेंचुअली ये सॉल्व कैसे करना है प्रॉब्लम, यानी कि हमने ये मशीन लर्निंग में ज़्यादातर क्या होता है कि मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की जाती है प्रॉब्लम की, कि ये सारे के सारे इनपुट वेरिएबल्स जो हैं इनको अगर हम इनपुट बना लें फंक्शन की, तो उस फंक्शन की आउटपुट कैसे निकाली जाए, जो ट्रेनिंग डाटा है उसकी मदद से, हमारे पास जो भी अवेलेबल डाटा है उसकी मदद से वो आउटपुट कैसे निकाली जाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट आउटपुट्स निकाल सकें। तो इनपुट टू द लर्नर क्या चीज़ होती है? सेट ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स। जिस तरह के मैंने बताया कि आपके पास अगर फॉर इंस्टेंस 100 स्टूडेंट्स का डाटा है जिसमें जो एट्रीब्यूट्स अभी मैंने बोले वो सारे मौजूद हैं, और उनके से कोर्स यही मशीन लर्निंग का कोर्स है और इसमें ग्रेड प्रिडिक्ट करना है, तो ग्रेड प्रिडिक्टर जो ग्रेड्स उनके आए हुए हैं वो ग्रेड्स हमारे पास मौजूद हैं। तो हम क्या करते हैं कि 100 में से 70 से 80 के लगभग स्टूडेंट्स जो हैं वो मशीन को उनका डाटा दे देते हैं, सिस्टम को उनका डाटा दे देते हैं। सिस्टम उन 80 स्टूडेंट्स के डाटा से लर्न करने की कोशिश करता है कि किस सूरत हाल में कौन सा ग्रेड आता है। तो ये है सेट ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स, और इन ट्रेनिंग एग्जांपल्स पे फिर सिस्टम लर्न करने की कोशिश करता है। फिर सेट ऑफ फंक्शंस और हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस स्पेस। इसमें हम क्या करते हैं कि हम हाइपोथेसिस बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि किस सूरत में क्या होना चाहिए, और आउटपुट क्या होता है? हाइपोथेसिस फ्रॉम एच विच इज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द टारगेट फंक्शन। तो हमारे पास कई सारे पॉसिबिलिटीज हम निकालते हैं, उन पॉसिबिलिटीज में से जो बेस्ट हाइपोथेसिस होता है उस हाइपोथेसिस को हम आउटपुट के तौर पे इस सिस्टम के निकालते हैं, और वो फिर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसकी मदद से हम हमारा जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है वो काम कर रहा होता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो कोरिलेशन उसने फाइंड किया है वो कोरिलेशन जो है वो हमारा उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल कोरिलेशन है वो हम आउटपुट ऑफ लर्नर कहेंगे। So H is assumed to be a priori to be drawn from the set of functions or hypothesis, and the target function f may or may not be in H. This may or may not be known. इसको अभी हम आगे चल के मजीद अंडरस्टैंड करते हैं कि इस चीज़ का मतलब क्या है। यहाँ पे जो इन स्लाइड्स के अंदर हमारी एग्जांपल्स हैं और हाइपोथेसिस हैं, उसके अंदर जो एग्जांपल के इंस्टेंसेस हैं, जो ट्रेनिंग सेट है, उसको D1, D2, D3, D4 और Dn से रिप्रेजेंट किया हुआ है आगे चल के सारा जहाँ जहाँ पे भी आ रहा है। यानी कि ये वो हमारे डाटा है। एक रो जो है स्टूडेंट के, फॉर एग्जांपल अरकम का जो डाटा है वो एक रो होगी, उसको हम D1 कह देंगे। से दाऊद का जो डाटा है वो D2 है, आयरा का डाटा D3 है, फरूख का डाटा D4 है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो सेट ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स जो हमने दी हैं वो लर्नर को मिलती हैं। इसी तरह एक पॉसिबल हाइपोथेसिस स्पेस है जो कि सिस्टम को दी जाती है कि इसमें हमने पॉसिबली किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है जिससे कि हम पॉसिबल जो हाइपोथेसिस हो सकते हैं वो क्या क्या हैं, वो हम सारे के सारे इसको दे देंगे। इन हाइपोथेसिस में से जो बेस्ट सॉल्वर होगा इस डाटा के मुताबिक, वो हाइपोथेसिस जो है वो हमारी आउटपुट में आएगा। सो इंडक्टिव लर्निंग के अंदर, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, कि हमेशा इसमें स्कोप ऑफ एरर रहेगा, क्योंकि 100% एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता गिवन इनपुट डाटा के मतलब, क्योंकि ये जो चीज़ है इसमें कोई टिपिकल मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही कि आपका दो वेरिएबल्स जा रहे हैं, दो इंटीजर्स आ रहे हैं और उनको आपने मल्टीप्लाई करना है और आंसर जो है वो निकल आएगा, उसमें तो एरर नहीं आएगा। लेकिन ये जो इंडक्टिव लर्निंग है जिसके अंदर हमारे पास सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं और उन एट्रीब्यूट्स की मदद से हमने किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करना है, तो उनमें से कौन सा एट्रीब्यूट कितना इन्फ्लुएंशियल है और किस कदर वो उसका इम्पैक्ट आ रहा है उसकी वैल्यूज़ का रिजल्ट के ऊपर, ये कुछ सिस्टम लर्न कर रहा होता है। तो वो एट्रीब्यूट्स हो सकता है 8 हों या 10 हों, उन 10 में डिफरेंट वैल्यूज होंगी, उन सारी वैल्यूज़ को वो एक कलेक्टिवली उनको उसने अंडरस्टैंड करना है
और उस कलेक्शन को अंडरस्टैंड करते हुए उसने एक जो फाइनल आउटपुट है कि ग्रेड आ रहा है बी माइनस, तो उसने पूरी लाइन को बी माइनस के ऊपर मैप करने की कोशिश करनी। तो उसके अंदर कई सारी डिफरेंट वैल्यूज हों, तो इसके अंदर एग्जैक्ट हर दफ़ा करेक्ट आंसर निकालना वो उतना सिंपल नहीं है जितना कि एक सिंपल डिटर्मिनिस्टिक चीज़ है जिसमें कि आपने कोई टिपिकल मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या कोई भी हार्डकोर मैथमेटिकल एक्टिविटी करनी। तो ये उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो मशीन का प्रॉब्लम क्या है? मशीन को जो आप डाटा देंगे उस डाटा और ट्रेनिंग एग्जांपल की मदद से और जो सेट ऑफ हाइपोथेसिस हम उससे देंगे उनकी मदद से उसने सबसे बेहतरीन हाइपोथेसिस को सामने लाने की कोशिश करनी। इसका मतलब ये हुआ कि मशीन एज सच खुद तो कुछ नहीं कर रही है, जिस तरह एग्जैक्टली जिस तरह से हम एल्गोरिदम लिखते हैं और मशीन वही काम कर रही होती है, तो यहाँ पे भी मशीन जो है वो सेट ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर से बेस्ट हाइपोथेसिस को एज आउटपुट देने की कोशिश कर रही होती है। फिर हम करते क्या हैं कि हम change of representative set of training examples and set of hypothesis in a format which learning algorithm can understand, ये वाली चीज़ करते हैं। अब ये आगे चल के अभी हम देखेंगे कि जो हमारा इनपुट डाटा है, ये जो सोल्यूशन के अंदर बात हमने की है कि उसको और ज़्यादा करेक्ट बनाने के लिए हमने करना क्या है, तो जो हमारा इनपुट डाटा है इसको हमने मशीन के लिए कंपैटिबल और अंडरस्टैंडेबल कैसे बनाना है कि कम से कम एम्बिगुअस रहे मशीन के लिए डाटा को प्रोसेस करना और अंडरस्टैंड करना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जवाब कंप्यूट कर सकें। तो ये हाइपोथेसिस को भी हम ये थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, इसको भी हम एब्स्ट्रैक्ट ही रख रहे हैं और इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। जो डाटा की रिप्रेजेंटेशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि हम डाटा को रिप्रेजेंट इस तरह से करें कि मशीन के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल और अनएम्बिगुअस होता जाए। तो हम डाटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ट्रेनिंग एग्जांपल्स कौन सी होती हैं? जिस तरह मैंने कहा कि हमारे पास 100 स्टूडेंट्स का डाटा है, तो उसके अंदर से 70-80 जो रोज़ हैं वो हमने ट्रेनिंग के लिए दे दी कि जिस सिस्टम ने लर्न करना है, और फिर बाकी की जो 20 हैं या 30 हैं उनको हमने फिर एज टेस्ट सिस्टम को देना है कि वो उनका ग्रेड प्रिडिक्ट करें, और उनका एक्चुअल प्रिडिक्टेड ग्रेड हमारे पास होगा। फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि टेस्टिंग वाले का ग्रेड आ रहा था ए, एक्चुअल ग्रेड ए माइनस था, सिस्टम ने क्या प्रिडिक्ट किया है। अगर सिस्टम ने भी ए माइनस प्रिडिक्ट किया तो ज़बरदस्त हो गया, लेकिन अगर सिस्टम ने उसका ग्रेड से बी प्लस डिटेक्ट किया तो फिर ये एरर आ जाएगा सिस्टम के एंड पे। तो ट्रेनिंग एग्जांपल और टेस्ट एग्जांपल्स या टेस्ट ट्रेनिंग डाटा और टेस्ट डाटा भी आप कह सकते हैं। तो x और d की नोशंस जो हैं वो इस्तेमाल की गई हैं। ट्रेनिंग के लिए क्या कहा गया? x1 x2 x3 क्या होंगे? ट्रेनिंग, और d1 d2 d3 मीन, ये d मीन्स ट्रेनिंग एग्जांपल और x मीन सिंपल एग्जांपल, ये यहाँ पे लिखा हुआ। तो ये इसकी नोशन है कि हमने x और d में दोनों को डिफरेंशिएट किया हुआ। हम ऐसा करते हैं, वी जंप टू समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन जो है उसके कुछ अच्छी रिप्रेजेंटेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर की फॉर्म में हमारा डाटा रिप्रेजेंट हो रहा था। जिस तरह मैंने एक्सेल की कॉलम की बात की, तो एक्सेल के कॉलम में अगर से जेंडर लिखा हुआ है कॉलम का हेड, तो उसमें मेल और फीमेल लिखा होगा। तो इसी तरह अगर से एक और है जिसमें लिखा हुआ है कि मैट्रिक के मार्क्स, तो मैट्रिक के मार्क्स में जितने भी मार्क्स आपने ऑब्टेन किए वो लिखे हुए हैं। तो ये मैट्रिक के मार्क्स एट्रीब्यूट है और जितने मार्क्स आपने दिए वो वैल्यू है। जेंडर एट्रीब्यूट है और जेंडर में जो मेल्स हैं उनके लिए m फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, फीमेल्स के लिए f लिखा हुआ है, तो ये उसकी वैल्यू होगी। इसी तरह FSC के मार्क्स, मिड के मार्क्स, फाइनल के मार्क्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा।
तो हमारे पास इनपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सेट ऑफ इनपुट एट्रीब्यूट्स रखने हैं, उनके डाटा टाइप्स होने चाहिए, जिस तरह मार्क्स में वो नंबर है, जेंडर में वो मेल या फीमेल है, और पॉसिबल वैल्यूज फॉर ईच इनपुट एट्रीब्यूट। ये तीसरी चीज़ आ गई कि जिस तरह जेंडर में क्या क्या आ सकता है, मेल और फीमेल। मार्क्स हैं, अगर से मार्क्स 100 में से हैं तो वो 0 से लेके 100 तक हो सकते हैं। अगर हम मैट्रिक के मार्क्स की बात कर रहे हैं तो वो 1100 के अंदर अंदर होते हैं, तो से 0 से लेके 1100 के दरमियान उसकी पॉसिबल वैल्यूज है। तो ये है कि वो डाटा का इनपुट एट्रीब्यूट है क्या, उसकी डाटा टाइप क्या है और उसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या है। इसको आप डोमेन भी कह सकते हैं जो हम सेट्स में यूज करते हैं। Input can be single valued, which comprise of one input attribute, or a vector valued, which comprises of multiple input attributes. तो ये इनपुट जो है वो वेक्टर भी हो सकती है और सिंगल वैल्यू भी हो सकती है। वेक्टर कौन बताएगा क्या होता है? सर कॉलम और रो। एक्स वाई जी के कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेट्स के गेस। हाँ, एक्स वाई जी टाइप कोई चीज़ हो सकती है, जिसका मतलब क्या है कि थ्योरेटिकली स्पीकिंग वो हायर डायमेंशन में भी हो सकती है, सिर्फ एक्स वाई और जी नहीं। जितने भी हमारे जो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स वाली चीज़ होती है उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, वेक्टर है। तो जब जो जिस तरह मैंने अभी 5-6 एट्रीब्यूट्स का नाम लिया तो वो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब है जो हमारा एक रिकॉर्ड है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स एक सिंगल इंस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके आगे लिखा हुआ है कि अच्छा इसका ग्रेड ये आएगा। तो ग्रेड तो एक सर ग्रेड के अंदर भी सर डिफरेंट इंस्टेंसेस है, जैसे ए बी सी डी, तो मतलब कि वो है तो एक ही एट्रीब्यूट, उसके आगे डिफरेंट वो आउटपुट एट्रीब्यूट है और वो इनपुट सर वैसे एट्रीब्यूट, वो वैल्यू से आप इसको सर कंफ्यूज। फिर पर्सन का भी हम सर कह सकते हैं ना, फिर पर्सन के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके हाइट, उसका कलर, उसके। बिल्कुल बिल्कुल। तो पर्सन हम ये कह देते हैं कि ये पर्सन की हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपने ये फिगर आउट करना है कि ये पर्सन एशिया का है, यूरोप का है, ऑस्ट्रेलिया का है, अफ्रीका का है, नॉर्थ अमेरिकन है, साउथ अमेरिकन है। ये अगर हमने डिटरमिन करना है तो हम कह रहे हैं कि अच्छा उसके स्किन कलर क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसके बालों का स्टाइल क्या है, और उसके फॉर एग्जांपल कोई वेट उसका कितना है। इस तरह से करके हम उसकी एज दे रहे हैं, तो इस एज में इतना वेट हो और इतनी हाइट हो और वगैरह वगैरह करके हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पर्सन किस कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है। ये हमारा प्रॉब्लम है। तो अभी हम इस वक्त बात किस चीज़ की कर रहे हैं, इनपुट एट्रीब्यूट्स की। इसके इनपुट एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं जो अभी मैंने बोले, क्या क्या है वो? सर हेयर स्टाइल है, हेयर स्टाइल हो गया, हाइट हो गई, एज हो गई, कलर हो गया सर, कलर, और स्किन उसकी कलर, लोकेशन। ये सारी चीजें इनपुट हो गई। और आउटपुट एट्रीब्यूट क्या है? सर उसको आइडेंटिफाई करना है, उसकी प्रोडिक्शन तो वो कौन सा आइडेंटिफाई की कंट्री हाइट से, कितनी है, कौन से वेट एरिया कितना से। है, कौन सी कंट्री है, कलर क्या है। नो 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 नो, आउटपुट सर एट्रीब्यूट आउटपुट सर ये है कि वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है सर। बिल्कुल, आउटपुट एक एट्रीब्यूट है कि वो किस कॉन्टिनेंट से बिलोंग कर रहे हैं। तो इनपुट एट्रीब्यूट और आउटपुट एट्रीब्यूट में फर्क समझ आ रहा है? यस जी सर। इस वक्त हम इनपुट एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं। इनपुट एट्रीब्यूट अगर सिंगल ही है, फॉर एग्जांपल मैं मार्क्स एंटर करता हूँ, मैं कहता हूँ टोटल मार्क्स जो हैं वो आए हैं जी 84, तो क्या ग्रेड आएगा? तो एक ही इनपुट एट्रीब्यूट और एक ही आउटपुट एट्रीब्यूट। यस इनपुट एट्रीब्यूट मार्क्स है, सिर्फ टोटल मार्क्स, और आउटपुट एट्रीब्यूट ग्रेड है बस। लेकिन जो पहला प्रॉब्लम मैंने बताया कि एक बंदे का हाइट, वेट, स्किन कलर, बालों का स्टाइल वगैरह, जेंडर, काफ़ी सारी चीज़ें बता दी, और उसकी मदद से ये फिगर आउट करना कि ये बंदा किस कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है। तो कॉन्टिनेंट से बिलोंग करना आउटपुट एट्रीब्यूट है, और बाकी की सारी चीज़ें क्या हैं, इनपुट एट्रीब्यूट। तो उन जो मल्टीपल एट्रीब्यूट से कंप्राइज करती हुई इनपुट होती है उसे क्या कहते हैं, वेक्टर वैल्यू। बात वादे हो गई? यस यस सर। तो ये सारी हम इनपुट की बात, और इनपुट्स आर मोस्टली वेक्टर वैल्यू। यस एक चीज से इनपुट दे के और आउटपुट निकालना जो है वो अमूमन वो जादूगर बंदे ही कर सकते हैं, है ना। मशीन को यस समझने के लिए चीज को
ये काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स चाहिए हों और फिर वो अच्छा डिसीजन ले सकती है। अच्छा, इनपुट आगे जो एट्रीब्यूट्स की टाइप्स हैं वो आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने डाटा माइनिंग वगैरह में ये पढ़ी होंगी। कैटेगोरिकल और ऑर्डिनल, क्या फ़र्क होता है? ऑर्डिनल जिसका एक ऑर्डर होता है डाटा का। वेरी गुड। ऑर्डर जिस तरह हम कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये ऑर्डिनल वैल्यूज कहलाती हैं, जिसमें कोई ऑर्डर हो या कोई वैल्यूज वैसे भी छोटी वैल्यू या बड़ी वैल्यू हो तो उसको भी हम कह सकते हैं कि ये ऑर्डिनल वैल्यूज हैं। फॉर एग्जांपल ये जिस तरह 10, 25 और 10,000 लिखा हुआ है, तो 10 छोटी वैल्यू है, 25 उससे बड़ी है और ये 10,000 उससे बड़ी है, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू है। सर स्मॉल, मीडियम और लार्ज। हाँ, स्मॉल, मीडियम, लार्ज भी इसी तरह की चीज़ है। और कैटेगोरिकल क्या होती है? जिस तरह फीमेल और मेल, यस और नो, कलर्स हो गए जिस तरह रेड, ग्रीन, ब्लू, ये कैटेगोरिकल वैल्यूज कहलाती हैं, जिसमें आप कैटेगराइज कर रहे हैं चीज़ों को, उसमें कोई ऑर्डर एज सच मैटर नहीं कर रहा। सर नॉमिनल नहीं हो जाएगा फिर वो? यानी कि नॉमिनल भी उन्हें कह सकते हैं और कैटेगोरिकल मीन्स के वो कैटेगराइज कर रहे हैं ना किसी चीज़ को। ओके सर। कि मेल मेल अलग हो जाए और फीमेल अलग हो जाए, तो ये कैटेगराइजेशन है ना? यस सर। अच्छा, दूसरा ये है कि इसके अंदर डिस्क्रीट इंस्टेंसेस भी हो सकते हैं और कॉन्टिन्यूस भी। अगर वो ये है से डेसिमल पॉइंट्स में जो वैल्यूज होती हैं, जिस तरह हमारे रियल नंबर्स और जो होल नंबर्स होते हैं, तो होल नंबर सारे डिस्क्रीट में आ जाते हैं और कॉन्टिन्यूस में हमारे पास डेसिमल वाले ऑल पॉसिबिलिटीज इन डेसिमल जो है वो इसमें आ जाते हैं। आउटपुट एट्रीब्यूट्स जो हैं, आउटपुट एट्रीब्यूट की अब हम बात कर रहे हैं, तो ये भी अगेन एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर होता है। हम एट्रीब्यूट का कोई ना कोई नाम रखते हैं, जिस तरह अभी हम प्रॉब्लम में जो बात कर रहे थे उसमें हम, एक प्रॉब्लम में हमारी आउटपुट थी ग्रेड और एक में उस एट्रीब्यूट का नाम क्या था? लोकेशन या कॉन्टिनेंट या किस कॉन्टिनेंट, ठीक है ना? एट्रीब्यूट का नाम आ गया और वैल्यूज में वो फिर आ जाएगा। ग्रेड्स में ABCD आ जाएंगे और कॉन्टिनेंट वाले केस में एशिया, यूरोप वगैरह आ जाएंगे। So to represent the output, we need to decide the set of output attributes, data types for each attribute and possible values for each attribute. तो जनरली क्या होता है कि हमारे पास आउटपुट जो है वो वेक्टर भी हो सकता है और एक सिंगल वैल्यू भी हो सकती है। तो आउटपुट कैन बी सिंगल वैल्यूड, जो कि अभी हमने एग्जांपल ली उसमें क्या थी? सिंगल वैल्यूड ही है ना, कि ग्रेड एक ही आएगा, कोई एक ग्रेड बताएगा वो। इसी तरह कॉन्टिनेंट कोई एक वो बता देगा कि ये कॉन्टिनेंट। और वेक्टर वैल्यूड में क्या हो सकता है? मल्टीपल आउटपुट एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं। जिस तरह के फॉर एग्जांपल जिस तरह टेक्स्ट प्रोसेसिंग करते हैं ना, तो टेक्स्ट के अंदर हम ये कह सकते हैं कि यार ये मैंने इनपुट टेक्स्ट दिया है, इसकी ट्रांसलेशन करके दो। तो फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश में टेक्स्ट दिया और आप उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, तो वो ट्रांसलेशन में मल्टीपल वर्ड्स आएंगे। वो जो चीज़ है वो फिर वेक्टर वैल्यूड के कॉन्टेक्स्ट में आएगी। इसी सर तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ऐसे होता है सर, पहले 3 या 4 वर्ड्स लिखे तो काफी सारे वर्ड्स की प्रेडिक्शंस आ जाती हैं। नहीं, वो जो काफी सारे वर्ड्स की प्रिडिक्शन आती है वो सिंगल वैल्यूड ही कंसिडर होगी, उनमें से कोई एक आउटपुट होगी हमारी। यस सर। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। उनमें से वो 3 पॉसिबल करेक्ट आउटपुट्स हमारा मोबाइल प्रिडिक्ट कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? 3 फर्स्ट 3 पॉसिबल हाईली लाइकली आउटपुट्स को वो लेके आ रहा है, लेकिन ईच वन ऑफ देम इज एक्सक्लूसिव, कोई एक उनमें से सही होगी, ठीक है? तो वो सिंगल वैल्यूड में कंसिडर होगी। अब आप जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसको समझो। जब आप टेक्स्ट की ट्रांसलेशन कर रहे हो तो ट्रांसलेशन के अंदर वो पूरा सेंटेंस है, तो उसकी आउटपुट भी पूरा एक वर्ड नहीं बल्कि पूरा सेंटेंस होगा सर। यस सर। ठीक है? यस सर। एक वर्ड, ये बेटा एनोटेशन ना करें, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होगी सर उसके अंदर। आपका नाम भी लिखा हुआ आ रहा है बेटा, एनोटेशन ना करें। और ये बात वाज़ेह हो गई? वो गलती से हो गया था, जानबूझ के नहीं किया सर। वेक्टर वैल्यूड की बेटा समझ आ गई सबको? जी सर। सिंगल वैल्यू में एक ही, जिस तरह हमने कॉन्टिनेंट की प्रेडिक्शन करनी है
तो वो अगर 2 कॉन्टिनेंट्स दे देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वेक्टर हो गया, वो हाईली प्रोबेबल 2 कॉन्टिनेंट्स दे रहा है, कोई एक ही फाइनल आउटपुट में आएगा। इसमें वेक्टर वैल्यूड में क्या होता है, जैसे आप टेक्स्ट की ट्रांसलेशन कर रहे हैं या टेक्स्ट की समराइजेशन कर रहे हैं तो उस केस में एक सिंगल वर्ड कोई आउटपुट नहीं आ रहा बल्कि मल्टीपल हमारे पास। इसी तरह आप मल्टीपल आउटपुट। जी सर। इसमें ये भी हम कह सकते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं किन किन एरियाज में रह रहे हैं तो फिर डिफरेंट एरियाज का हमें आउटपुट दे सकते हैं। वो अब सवाल ये है ना कि आपकी आउटपुट में आ क्या रहा है, एरिया आ रहा है ना, तो एक ही आएगा, वैल्यूड आएगा। सर मुस्लिम सर डिफरेंट एरियाज में रहते हैं ना, जिस तरह हम अगर लोकेशन वाइज कहें तो कंट्रीज वाइज कहें तो फिर भी हम कह सकते हैं मुस्लिम जैसे पाकिस्तान में भी रहते हैं, सऊदी में भी रहते हैं, जिस तरह सारी वैल्यूज आएंगे सर। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि वो पूरे दुनिया के अंदर से निकाल के लाओ कि कौन कौन सी जगहों पे ये रह रहे हैं, लेकिन इस सवाल को फिर वो पूरा मैप करना एक प्रॉब्लम के ऊपर कि इसकी इनपुट क्या होगी और आउटपुट क्या होगी, तो ये आई एम नॉट श्योर कि ये किस तरह का एक प्रॉब्लम बनेगा। ठीक है, मैं आपको रिलेटिवली आसान एग्जांपल्स दे के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपकी जो एग्जांपल है उसमें इनपुट को, क्योंकि मुस्लिम तो शायद सारी दुनिया में ही रहते हैं, बट सर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द जस्ट आउटपुट। मैं आउटपुट के लिहाज से सर कह रहा था कि वो अंडरस्टैंड आउटपुट मल्टीपल हो सकती है उसके इसमें, यस, कि वो जब मल्टीपल कंट्रीज आने शुरू हो जाएंगे, एक नहीं आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो वेक्टर वैल्यू हो जाएगा। तो जनरली आउटपुट जो है वो सिंगल वैल्यूड है। जिस तरह हमने इनपुट के बारे में देखा था ना कि इनपुट मोस्टली वेक्टर बेस्ड होती है, तो आउटपुट जो है वो अमूमन हम क्लासिफाई कर रहे होते हैं तो वो किसी एक क्लास से चीज़ में बिलोंग करने, जैसा ग्रेड है तो किसी एक ग्रेड, कोई नेक्स्ट वर्ड है तो कोई एक वर्ड आएगा, कोई जैसा हमने लोकेशन की बात की कि ये अगर इनपुट है तो ये बंदा किस कंट्री या किस कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है तो कोई एक आएगा। So representation of output can again be more or less the same, कि वो कैटेगोरिकल या ऑर्डिनल हो सकती है, और वो यही दोबारा चीज़ें वही वाली आ गई कि वो अंग्रेजी में भी लिखी हो सकती है कैटेगोरिकल फॉर्म में, या अगर न्यूमेरिक फॉर्म में भी है तो वो कोई वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर हम ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी सेल्स जो है वो लास्ट ईयर इतनी थी और अभी इतनी हो गई हैं, और उससे पिछले साल इतनी थी और उससे पिछले साल इतनी थी, तो अब नेक्स्ट ईयर मेरी सेल्स कितनी होंगी, तो मैंने ये प्रिडिक्ट करना है, तो वो एक कॉन्टीन्यूस वैल्यू पॉसिबली हो सकती है या डिस्क्रीट वैल्यू भी आप कह सकते हैं, उससे डिपेंड करता है सिस्टम कैलकुलेशन कैसे कर रहा है। तो वो हमारे पास एक प्रिडिक्टेड वैल्यू आ जाएगी कि से एक बंदा है वो कहता है कि मेरी लास्ट ईयर 10 करोड़ की सेल हुई, उससे पीछे 8 करोड़ की, उससे पीछे 6 करोड़ की, उससे पीछे 3 करोड़ की, तो अभी नेक्स्ट ईयर मेरी कितनी सेल होगी, तो वो सेल जो है वो प्रिडिक्शन वो किसी ना किसी नंबर की फॉर्म में इस तरह से आउटपुट आ जाएगी। अच्छा, अब ये हम एक प्रॉब्लम है जेंडर आइडेंटिफिकेशन का। इसकी इनपुट हम देखते हैं कि क्या है, इनपुट एक ह्यूमन है और आउटपुट उसकी जेंडर ऑफ ह्यूमन है। इसको अब हम देखते हैं कि क्या तरीका है। तो ह्यूमन के हवाले से अब हम एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर्स उसके निकाल रहे हैं। तो इनपुट एट्रीब्यूट्स हमने हाइट, वेट और बियर्ड, दाढ़ी जो है, ये 3 चीज़ें इनपुट एट्रीब्यूट के नेम्स आ गए। ठीक है, नेम और वैल्यू की फॉर्म में होता है ना। हाइट कैटेगोरिकल है, वेट कैटेगोरिकल है और बियर्ड भी कैटेगोरिकल फॉर्म में हम उसकी रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं। हाइट में हमारे पास शॉर्ट, मीडियम और टॉल है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइट की हम न्यूमेरिकल वैल्यू भी रख सकते थे और कैटेगोरिकल भी रख सकते थे। यहाँ पे हमने क्या रखी है, कैटेगोरिकल से। अगर हम हाइट में वैसे रख लेते कि इसकी हाइट 6 फीट 1 इंचेस है, इसकी हाइट जो है वो 4 फीट 8 इंचेस है और इस तरह सो ऑन सो फोर्थ, तो वो फिर कैटेगोरिकल वैल्यू ना होती बल्कि ऑर्डिनल। ठीक हो गया जी सर। इसी तरह वेट के हवाले से भी यही है, स्मॉल, मीडियम और हैवी हमने रखा है, और बियर्ड जो है वो यस और नो में रखा हुआ है। सही हो गया। So try to identify the most discriminating input attribute for machine learning problem. इसके अंदर से most discriminating कौन सा होगा? Gender identifier. बियर्ड सर, बियर्ड है ना? जी सर।
तो इसी तरह मशीन भी जो है उसमें आगे चल के हम पढ़ेंगे डिसीजन ट्री एक एल्गोरिथम है, वो इसी नोयत के काम ही करता है कि वो डाटा के अंदर से ये फिगर आउट करता है कि मोस्ट डिस्क्रिमिनेटिंग एट्रीब्यूट कौन सा है, सबसे पहले उसको वो अप्रोच करने की कोशिश करता है डिफरेंट प्री प्रोसेसिंग करके डाटा की। अच्छा जी, अब हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यूज़ हो गई वो इस तरह से ये पूरे का पूरा हमारा एक सेटअप बन गया कि जिसमें एक इंडिविजुअल के लिए हमने इन 3 हेड्स में डाटा लेना है और वो इनमें से कोई ना कोई एक वैल्यू उसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगी। आउटपुट की क्या रिप्रेजेंटेशन है, उसका एट्रीब्यूट का नाम क्या है, जेंडर, ठीक है, और उसकी वैल्यूज जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या है, मेल और फीमेल। फीमेल। ठीक हो गया। तो ये आउटपुट एट्रीब्यूट है, कैटेगोरिकल है और मेल और फीमेल उसकी पॉसिबल वैल्यूज है। अब ये जो हमने कहा था कि हमारे जो इंस्टेंसेस हैं वो x1 2 3, ये जो हमारा जो डाटा है उसको हमने कहा था कि हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे एक्सेस से। तो x1 x2 और x3 ये 3 डाटा एलिमेंट्स हैं। हाइट शॉर्ट है, वेट मीडियम है, बियर्ड नो है और वो फीमेल है। हाइट टॉल है, वेट हैवी है, बियर्ड यस है और वो मेल है। हाइट मीडियम है, वेट मीडियम है, बियर्ड नहीं है और वो फीमेल है। तो इस तरीके से हमारे पास xn वैल्यूज हो सकती हैं, मल्टीपल रोज हो सकती हैं जिसमें कि हमने डाटा को रिप्रेजेंट करना है। अब आप देखें तो 3 इनपुट एट्रीब्यूट्स हैं और एक आउटपुट एट्रीब्यूट, ये हमें सारे का सारा नजर आ रहा है। सो इंस्टेंस इज अ वेक्टर ऑफ एट्रीब्यूट वैल्यूज। तो ये हमारे पास जो एक बंदे का जो ये सारी वैल्यूज हैं ये एक पूरा वेक्टर है। सो फॉर्मली x हम refers to set of examples, पूरा कैपिटल X जो है set of example, पूरा set comprising of all the examples, where small x refers to single example. तो फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन में हम कहेंगे कि xi where xi represents the input and fxi represents the output. तो ये जो इनपुट 3 एट्रीब्यूट्स हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे एक आउटपुट आ रही है। इस तरह से हम इसको फॉर्मली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये उसी की नोशन जो है डिटेल्ड इसी एग्जांपल के अंदर से कि x1 जो है वो शॉर्ट मीडियम और नो है और उसका f ऑफ x1 अगर हम कहेंगे तो वो फीमेल है। हमने ये f ऑफ x डिटरमिन करना है एक्चुअली। और x2 जो है वो टॉल हैवी और यस है। एट्रीब्यूट्स का हमें पता है कि पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरा कौन सा है और तीसरा कौन सा, और f ऑफ x2 इज मेल एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारी ये रिप्रेजेंटेशन हो रही है। तो यही चीज़ अभी हमने इस तरीके से फाइंड आउट करनी है कि हम ये बेहतरीन हाइपोथेसिस कैसे डिटरमिन कर सकते हैं जो कि इस फंक्शन को सबसे ज़्यादा करेक्ट आउटपुट की तरफ ले जाए। दैट इज व्हाट वी वांट टू डू। अच्छा, अब ये इनपुट आउटपुट फंक्शंस के हवाले से अगर हम थोड़ा सा इसको और आसान करके मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करें तो अगर ये इनपुट है और ये आउटपुट है तो इसका आपको एक रिलेशन नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है? सर x का स्क्वायर। स्क्वायर लिया हुआ है। तो ये f ऑफ x यहाँ पे हम कहेंगे कि x अगर इनपुट है तो f ऑफ x क्या है? x सर उसका स्क्वायर, स्क्वायर x स्क्वायर है ना। सिंगल जी एट्रीब्यूट सर। इनपुट है इसमें, अगर आप देखें सिंगल एट्रीब्यूट इनपुट है और सिंगल एट्रीब्यूट ही आउटपुट। आउटपुट है। सर ये परफेक्ट वैल्यू इसमें हमारे एरर्स 0 होगा सर इसमें फिर। हाँ, यानी कि इस केस में ये इट्स टू सिंपल टू लर्न। लेकिन जब आप इस पे आएंगे इनपुट वेक्टर वैल्यूड है, ठीक है, और आउटपुट ये आ रही है तो 1 2 3 2 4 4 3 4 5 4 5 6 और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 5 11 और ये सारा कुछ आ रहा है। तो क्या ये उतना सादा है? नो सर, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। तो इसका जो है वो एक और, अब हमारे पास एग्जांपल आ गई 1 2 3 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 2 3 4 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 5। तो ये एक फंक्शन है a इंटू सी माइनस, एक्यूरेट रिजल्ट देगा वो इसको डिटरमिन कर रहा है।
तो ये कॉन्सेप्ट को मशीन ने समहाउ इन ए बी सी के को रिलेट करके इस आउटपुट के ऊपर समहाउ मैप करने की कोशिश करनी है। ये काम जो है वो मशीन लर्निंग फिर सादे सादे में तो बड़े आसानी से वो फिगर आउट लास्ट कर आउटपुट गलत दी हुई है ऊपर। हाँ सर ये टेबल में 19 है ना, 119 तो नहीं होगा। हाँ ठीक है, ये नोट कर लें फरूख, ये आप नोट कर लें, ओके ओके सर। ये हम करेक्शन उन्हें सजेस्ट कर दें। अच्छा, इनपुट इज वेक्टर वैल्यूड एंड आउटपुट इज अ सिंगल एट्रीब्यूट। तो ये अब जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हाइट्स जो है वो पहले कैटेगोरिकल फॉर्म में थी, अभी न्यूमेरिक और काइंड ऑफ ऑर्डिनल फॉर्म में आ गई। यही केस हाइट के साथ होगी। हेयर लेंथ आ गई हमारे पास, बियर्ड आ गई, यस और नो, और स्कार्फ है या नहीं है। अब ये पूरी चीज़ क्या बन गई, ये सिंगल वैल्यूड कहलाएगी या वेक्टर वैल्यूड? वेक्टर वैल्यू। तो ये हर एक पर्सन के कॉरेस्पॉन्डिंग D1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये पूरा वेक्टर है, और इस वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग ये आउटपुट है। तो ये पूरा मिला के भी हम कह सकते हैं कि ये पूरा एक वेक्टर है। इस वेक्टर में ये इनपुट एट्रीब्यूट्स हैं और ये आखिरी वाला जो क्या है आउटपुट एट्रीब्यूट है। तो इनपुट वेक्टर है और आउटपुट भी वेक्टर है। सिंगल वैल्यूड। सर इसको टुपल भी कहते हैं ना? आउटपुट जो है वो सिंगल वैल्यूड है। सर हाँ, ये सिंगल टुपल वैल्यू होगा। रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, एक डाटा का इंस्टेंस भी कह सकते हैं, वेक्टर भी कह सकते हैं। आउटपुट जो है वो सिंगल वैल्यूड है। ठीक हो गया जी। सर जो ऊपर वाला आपने टेबल भी दिखाया है, तो अगर हम इसमें इसमें देखें, हमारी एग्जांपल नंबर 1 क्या थी, x के कॉरेस्पॉन्डिंग x स्क्वायर था, इंतहाई सादी। जो ए बी सी एट्रीब्यूट थे और उनके ऊपर फार्मूला लगा के हमने फिगर आउट करना था कि a इंटू सी माइनस बी टाइप फार्मूला लगा था, वो रिलेटिवली थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी। और जो तीसरी एग्जांपल हमने ये जेंडर वाली आइडेंटिफाई करने वाली की, ये जो अभी हमने लास्ट डिस्कस की, ये उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो मेन थीम क्या है कि हमने जिस भी कॉम्प्लेक्सिटी का प्रॉब्लम हो उसको इनपुट को प्रोसेस करके और उससे आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करना है। अब ये आपके टू डू टास्क आ गए हैं। तो ये मशीन लर्निंग प्रॉब्लम है जेंडर आइडेंटिफिकेशन का। कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल डी एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। टास्क 1, ये सारे के सारे वो डाटा एलिमेंट्स, डाटा आ गया। आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई इनपुट एट्रीब्यूट्स, देयर डाटा टाइप्स एंड पॉसिबल वैल्यूज। आइडेंटिफाई आउटपुट एट्रीब्यूट्स, देयर डाटा वैल्यूज एंड पॉसिबल रेंज ऑफ वैल्यूज। ठीक है। अब इसके अंदर पॉसिबल रेंज ऑफ वैल्यूज इज़ वेरी सिंपल। आउटपुट के अंदर ये, इसके अंदर स्कार्फ वाले के अंदर इनपुट वैल्यूज कितनी आसान है ये, है ना। यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा इनके अंदर हाइट और वेट के अंदर। हाउ इनपुट एंड आउटपुट वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड फॉर जेंडर आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम। इनको रिप्रेजेंट किस तरह से किया जा रहा है। इनपुट सिंगल वैल्यूड और वेक्टर वैल्यूड क्या है, एक्सप्लेन करें। आउटपुट सिंगल वैल्यूड है या वेक्टर वैल्यूड है, क्या है, इसको एक्सप्लेन करें। ये अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये बहुत आसान थिंग्स टू डू हैं और आप लोगों के को इस चीज़ को साथ साथ चलना है। हम इस कोर्स को भी इसी तरह से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आसान तरीके से इसको अंडरस्टैंड करें और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे भी जाएं, और उसकी जो दीगर डिटेल्स हैं, टेक्निकल डिटेल्स, उनको फिर जो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी दरमियानी मुश्किल और मुश्किल सारा कुछ आता रहेगा हमारे सामने। तो आप लोगों ने करना क्या है कि इन चीज़ों को मिस नहीं करना। ये फिर आपके मार्क्स ही बनते हैं इन द एंड। आपके यही इन्हीं चीज़ों ने आपके कल को मार्क्स बनना है। तो अनफॉर्चुनेटली बच्चे काम करते नहीं हैं और फिर एंड पे आप लोगों को प्रॉब्लम होता है कि सर मेरे 2 मार्क्स 3 मार्क्स, ये इस वक्त मुफ्त के मार्क्स ये मिल रहे हैं आप लोगों को, ये जो मार्क्स मैं दे रहा हूँ। कैन वी ट्रीट जेंडर आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम एज अ लर्निंग इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो इसको एक्सप्लेन करिए अपनी अंडरस्टैंडिंग ऊपर की स्लाइड्स की मदद से। एवरीथिंग इज अप देयर, उसको देख के उसी के मुताबिक आपने फिगर आउट करना। ये आपने आइरिस डाटा सेट गेट करना है, ठीक है, इस यूआरएल पे पड़ा हुआ है। इसके अंदर आइरिस के सेपल लेंथ, पेटल लेंथ, सेपल विड्थ और पेटल विड्थ ये दी हुई, ये डाटा सेट आप देखेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिर आपने
यही वाले सवालों के जवाब देने। उसके अंदर 4 एट्रीब्यूट्स आपको मिलेंगे आइरिस डाटा सेट के अंदर। सेपल का लेंथ, सेपल की वेट, जो फूल के होता है ना, फूल से पहले एक डंडी सी लगी होती है उसको सेपल कहते हैं, और पेटल जो होती है वो फूल की पत्ती होती है। तो इन दोनों की लेंथ और विड्थ दी हुई है, और उसके बाद टाइप्स, ये डिफरेंट आइरिस की टाइप्स हैं, तो वो उनके 3 टाइप्स के ऊपर उसे मैप किया हुआ है लेंथ और विड्थ की बेस पे। तो उसको आपने फिगर आउट करके उसके बारे में लिखना है कि यही सारे सवालों के जवाब। एक तो हमारा ऊपर वाला प्रॉब्लम था जो हमने क्लास में डिस्कस कर लिए, दूसरा ये, और उसके अलावा आपने ये करना, इसी डाटा सेट्स की वेबसाइट पे जाना है और उसमें से कोई से 2 और डाटा सेट्स सेलेक्ट करने हैं, और फिर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग इन सवालों के जवाब देने हैं कि उसके अगर वो बहुत बड़े बड़े डाटा सेट्स हों तो फिर उसके कोई 10-20 इंस्टेंसेस ले लीजिएगा, पहली 10-20 रोज। इनपुट एट्रीब्यूट्स एक के हैं, वेदर डाटा वाला है टाइप्स वो के हैं। छोटा ही है सर। हाँ, तो कोई भी डाटा टाइप्स, डाटा सेट्स ले लें। इस तरह आपकी ये इन वेबसाइट से दोस्ती भी हो जाएगी और डाटा सेट्स की अंडरस्टैंडिंग भी होनी शुरू हो जाएगी आपको कि हमारी इनपुट होती क्या है मशीन लर्निंग के प्रॉब्लम्स। ठीक है जी सर। सर हमने यूज किए हुए हैं सर, करवाए थे सर ताहि सर ने। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो आपको वो माइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको सीखे। यस सर। तो अभी हम इसको मशीन लर्निंग का जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें हम देखें। अच्छा, अब ये बड़ी मज़ेदार बात आ गई है, और ये एक पूरी, जिसे हम कहते हैं ना कि एक पाइपलाइन मशीन लर्निंग की, आप समझ लेंगे पाइपलाइन के स्टेप्स टू बिल्ड एफिशिएंट मशीन लर्निंग मॉडल्स। वो जो हाइपोथेसिस हम कह रहे हैं, या हम कह रहे हैं कि ये एंड पे एक ऐसा मॉडल बन जाए, एक ऐसा फंक्शन बन जाए जो सही आउटपुट देने के काबिल हो, वो बनाने के लिए इनपुट हमें समझ आ गई कि इनपुट हमारी कैसी होनी है, आउटपुट के बारे में भी हमें पता लग गया कि आउटपुट कैसी होनी है, डाटा की रिप्रेजेंटेशन। तो उस अब हमने क्या स्टेप्स ओवरऑल अडॉप्ट करने हैं कि हम इनपुट से आउटपुट की तरफ चले जाएं। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, स्टेप्स टू बिल्ड, या पूरी एक पाइपलाइन जो हमने बनानी है कि स्टार्ट पाइप कहाँ से स्टार्ट होगी, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, जिससे कि हम एक एफिशिएंट मॉडल बना पाएं। So machine learning is data understanding and pre-processing 40 to 50% और predictive analysis 50 to 60%। तो ये है पूरी स्टोरी कि हमने मशीन लर्निंग के केस में डाटा को अच्छे तरीके से खुद से अंडरस्टैंड करना होता है। उसकी जो अभी ऊपर हम सारी बातें करके आए हैं वो हमारी डाटा की अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हैं। एट्रीब्यूट्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, उनकी पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन हमने क्या की है, डाटा टाइप्स क्या क्या है, वेक्टर फॉर्म में है, सिंगल एट्रीब्यूट है, और इसी तरह आउटपुट में क्या पॉसिबल वेरिएशंस एग्जिस्ट कर रही हैं, और उसकी डाटा टाइप क्या है और उसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या है। सो बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डाटा इज प्रीमियर एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। सेकेंड थिंग इज कि फिर हम जब उसे अंडरस्टैंड करते हैं तो फिर हम वी टेंड टू प्री प्रोसेस द डाटा, ताकि वो डाटा हमारे जो सिस्टम है उसको और ज़्यादा फैसिलिटेट करे कि वो अच्छा आंसर निकाल सके। जिस तरह की एक बात है कि अगर न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा हो ना कोई चीज़, तो कंप्यूटर सिस्टम उसको ज़्यादा तेज़ी से भी प्रोसेस कर सकता है और उससे ज़्यादा मीनिंगफुल चीज़ें भी निकाल सकता है। जिस तरह ऑर्डिनल चीज़ों की हम बात करते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाइट ज़्यादा है कम है, और उसके अंदर वो डिस्क्रीट इंटरवल्स या जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स हैं उनके डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं। अगर हम उसको कैटेगोरिकल फॉर्म में लिखें, फॉर एग्जांपल हाइट को हम लिखें हाई, मीडियम और लो, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है। और एक ये है कि हाइट के अंदर हमने देखा था एक जगह लिखा हुआ था, पूरी हाइट लिखी हुई थी कि कितने से सेंटीमीटर लेंथ है एक बंदे की या हाइट है। तो वो हाइट जो है वो फॉर दैट मैटर, या वेट उसका कितने किलोग्राम्स है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये जब नंबर्स में लिखी होती हैं तो वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाती हैं। तो ये हमने खुद फैसला करना होता है कि हमारी इनपुट जो है वो
किस नोयत की होनी चाहिए, और उसको फिर हम जो इनपुट होती भी है फर्दर उसको फिर हम रिफाइन कैसे करते हैं मशीन के हवाले से अंडरस्टैंडेबल बनाने के कॉन्टेक्स्ट में। और फिर तीसरी चीज़ आ गई रिप्रेजेंट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा इनटू अ फॉर्मेट विच मशीन एल्गोरिथम्स कैन अंडरस्टैंड। तो ये 3 स्टेप्स आ गए। उसके बाद स्टेप नंबर 4 इज़ टू बिल्ड एफिशिएंट मशीन लर्निंग मॉडल। तो आइडेंटिफाई व्हाट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स विल बी मोस्ट सूटेबल फॉर योर डाटा। ये फिर अगर इस वक्त मैं सिर्फ नामों के ऊपर इत्तेफाक करता हूँ और आपको सिर्फ उन्हीं के नाम लेके बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं नाइव बेजियन यूज़ करना है, सपोर्ट वेक्टर मशीन यूज़ करनी है, या के नियरेस्ट नेबर्स को इस्तेमाल करना है, या फॉर दैट मैटर कोई और क्लासीफायर आपने इस्तेमाल करना है। तो ये इनमें से आपके डाटा के हवाले से कौन सा जो मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अब कुछ तरीके हैं। इसका एक तरीका तो ये है कि जिस नोयत का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं उसको लोगों ने जब सॉल्व किया है तो उससे मिलते जुलते प्रॉब्लम्स आप फिगर आउट करें और देखें कि किन एल्गोरिदम्स ने उन पे बेहतर परफॉर्म किया हुआ। तो आप उन्हीं एल्गोरिदम्स को फिर कंसिडर कर लेते हैं। तो बजाय इसके कि अगर आपके पास 50 एल्गोरिदम्स हैं अवेलेबल मशीन लर्निंग के, तो आप 50 के 50 को चला के देखें और कहें कि कौन सा बेहतर काम कर रहा है और कौन सा नहीं। तो हम अपने प्रॉब्लम के नोयत के मुताबिक लोगों ने जो पहले उसी नोयत के प्रॉब्लम्स के लिए जो डाटा जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स इस्तेमाल किए उनको शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं और फिर उन्हीं को अप्लाई करते हैं और उनमें से देखते हैं कौन सा बेहतर काम कर। और फिर ट्रेन टेस्ट selected machine learning algorithm on data। जो भी डाटा हमारे पास अवेलेबल है हमने जो से 5 एल्गोरिदम सेलेक्ट कर लिए कि इन 5 को लोगों ने वाइडली इस्तेमाल किया है इस नोयत के प्रॉब्लम्स में, तो उन्हीं 5 को फिर हम ट्रेन और टेस्ट करके देखेंगे और फिर उसके जो रिजल्ट होंगे उनका एक एम्पिरिकल कंपैरिजन हमारे पास आ जाएगा। हमें पता लग जाएगा कि निस्बतन बेहतर कौन सा काम कर रहा है। तो वो जो एक बेहतर काम कर रहा होगा उनमें सबसे बेहतर उसको फिर हम ऑन बोर्ड कर लेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज डाटा अंडरस्टैंडिंग। इसका एक तरीका क्या है कि आप मैनुअली देखें, ठीक है, अपने चिन पे हाथ रख लें और कहें अच्छा 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 तो ये डाटा है, और उसको आप मैनुअली सारे के सारे डाटा को देखने की कोशिश करें। पता लगे डाटा के अंदर जो रोज हैं वो हैं 15 लाख। 15 लाख रोज को देखना मैनुअली वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, या नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हैं आपके 300। तो 300 एट्रीब्यूट्स को मैनुअली इंस्पेक्ट करना और उनकी डाटा टाइप्स और उनकी जो सारी चीज़ें हैं वो मैनुअली देखना वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा फिर है ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन। बात वही जो हमने पिछली क्लास में भी की थी कि मशीन की जो डाटा की प्रोसेसिंग की स्पीड और एक्यूरेसी के साथ जो ये वाली कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, उसको आप ऑन करें इस्तेमाल, और ऑटोमेटिक एनालिसिस की तरफ जाना जो है वो ज़्यादा यूज़फुल है। सो यही बात आगे आपको नज़र भी आ रही है कि इन द केस ऑफ मैनुअल इंस्पेक्शन वी ओपन अ फाइल कंटेनिंग द डाटा, मैनुअल एनालाइज एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग उसके लिए चाहिए और वक्त भी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ये उसी सूरत में सही है जब थोड़ा सा डाटा हो आपके पास, कम एट्रीब्यूट्स हों, तो आसान हो जाता है कि मैनुअल इंस्पेक्शन आप कर सकते। सो ऑटोमेटिक एनालिसिस थोड़े डाटा के लिए हम मशीन लर्निंग यूज ही नहीं करते, तब तो हम ज्यादा डाटा के लिए यूज करते हैं। नहीं, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स अगर कम हो तो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं मैनुअल इंस्पेक्शन। वो नंबर ऑफ रोज बेशक ज़्यादा हो जाए, लेकिन अगर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कम है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप मतलब ऑब्वियसली उसको भी आप हाइब्रिड टाइप चीज़ ही करेंगे, लेकिन स्टिल मैनुअल इंस्पेक्शन मेक सेंस। और टू एन एक्सटेंट हमें इनिशियली तो देखना पड़ता ही है ना। द सेकंड थिंग इज हम इवन जब ये हम ऑटोमेटिक एनालिसिस भी कर रहे हैं, अब आप इसमें देखें तो वी यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टूल्स, है ना। तो वो भी हम वी
वी मतलब हमें देखना तो पड़ता ही है ना डाटा को, और उसका कुछ सेंस बनाना पड़ता है, और फिर देन वी से कि ओके इस एट्रीब्यूट के ऊपर ये वाला टूल अप्लाई करो, इसके ऊपर ये करो, या उसके विजुअलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने देखना है कि डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन किस नोयत की है, उसको कलर के हवाले से डिफ्रेंशिएट करना और सारा कुछ करना, तो वी हैव टू हैव सम अंडरस्टैंडिंग। और इस तरह की चीज़ों को करके, टूल्स को यूज़ करके हम क्या कर रहे होते हैं, डाटा को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे होते सर टाइम हो गया सर, हैं। नेक्स्ट क्लास है सर 12:30 पे। अभी है 10-15 मिनट। सो व्हाट वी डू इज मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऑटोमेटिक एनालिसिस करते हैं। सो यू कैन अप्लाई ऑटोमेटिक डाटा एनालिसिस टूल्स टू रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन, कैरी आउट ऑटोमेटिक एनालिसिस। इसको करने के लिए हमें डोमेन की अंडरस्टैंडिंग बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए कि किस नोयत का डाटा हमारे पास है और उसमें कौन सा एट्रीब्यूट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। स्ट्रॉन्ग बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटोमेटिक डाटा एनालिसिस टूल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह अगर आप विजुअलाइजेशन का कोई टूल यूज़ कर रहे हैं या स्टैटिस्टिक्स का कोई टूल यूज़ कर रहे हैं, आपने स्टैंडर्ड डिविएशन निकालनी है, आपने उसकी फॉर एग्जांपल कोई मीन आइडेंटिफाई करना है, वेरिएंस आइडेंटिफाई करनी है, कोरिलेशन निकालना है कोई दो एट्रीब्यूट्स का, तो ये सारे के लिए आपको फिर टूल्स के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जब भी आपके पास हो, तो उस केस में आपको बेहतर क्या है कि आप ऑटोमेटिक डाटा तरीके से डाटा की अंडरस्टैंडिंग करें। सो द क्वेश्चन इज करें क्या, तो परफॉर्म बोथ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। तो दिस इज व्हाट आई जस्ट सेड कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ मैनुअल करें, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम सिर्फ ऑटोमेटिक करें। तो इन प्रिंसिपल वी हैव टू डू बोथ एट द सेम टाइम फॉर मोर और लेस ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। अच्छा, सेकंड स्टेप इज डाटा प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जब हम डाटा को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर उसे हम हाई क्वालिटी डाटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास प्री प्रोसेसिंग में आ जाती है। प्री प्रोसेसिंग में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? डाटा क्लीनिंग इज द फर्स्ट स्टेप। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट, इन एक्यूरेट या इररेलेवेंट डाटा को हमने आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके करेक्टिव मेजर्स लेने हैं। तो अगर कोई चीज़ इनकम्प्लीट है तो उसे कंप्लीट करना है, कोई चीज़ इनकरेक्ट है, जिस तरह के अभी हमने वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई, अभी हम देख रहे थे A to C-B वटेवर, उसके अंदर एक हमारे स्टूडेंट ने आइडेंटिफाई किया कि भाई ये गलत लिखा हुआ है, तो उसको करेक्ट करना। कोई चीज़ इनएक्यूरेट है तो उससे एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना, ये मोर और लेस एक जैसी चीज़ें ही हैं। या इररेलेवेंट कोई चीज़ है तो उसको डिलीट कर देना, कोई गलती से की प्रेस हो गई या कुछ लिखा गया है तो उसको डिलीट भी किया जा सकता है। या कोई कॉलम ऐसा है जो कि कोई खास मीनिंगफुल नहीं है तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं फॉर दैट मैटर। तो इसके अंदर जो मेन स्टेप्स हैं वो ये हैं: मिसिंग वैल्यूज़ को फिल करना, स्मूथ नॉइजी डाटा, आइडेंटिफाई और रिमूव आउटलायर्स, और रिजॉल्व इनकंसिस्टेंसी। तो डाटा माइनिंग वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ी हुई है, उन्होंने डेफिनेटली ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो रेज योर हैंड्स फॉर वन। फिलिंग मिसिंग वैल्यूज तो बड़ा आसान हो गया ना, ये तो हम छोड़ ही देते हैं, इट्स टू सिंपल टू डिस्कस। ठीक है, जो वैल्यू नहीं लिखी उसको आप फिल करें, कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं। सेकंड थिंग इज स्मूथ नॉइजी डाटा। स्मूथिंग क्या होती है डाटा की? स्मूथिंग सर नॉइस डाटा होता है जो मैं मतलब एक्चुअल डाटा को समझने में प्रॉब्लम्स कर रहा हूँ, उसको डाटा का मतलब कि हम अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स आ रही हो तो मतलब कि जो उसके साथ मतलब कि मैच ना कर रहा हो सर ओरिजिनल डाटा के साथ, थोड़ा सा उसके अंदर एम्बिग्यूटी हो। जो कॉन्टेक्स्ट में वियर्ड है डाटा, जो कॉन्टेक्स्ट में डाटा वियर्ड लगे। कोई एग्जांपल उसकी? वो इंसानों की जगह जानवर बताना शुरू कर दे, तब ह्यूमन कंपैरिजन हो रहा है कहीं। और
आउटलायर्स क्या चीज़ होता है? आउटलायर्स सर जो ओरिजिनल डाटा से काफी दूर हो, जैसे आपने एक एग्जांपल दी थी कि 260 हो जाए या 90 हो, 150 हो जाए, तो काफी दूर हो जाए डाटा से। समटाइम्स वो ओरिजिनल डाटा ही होता है, समटाइम्स क्या होता है, यस सर ओरिजिनल होता है, लेकिन वो होता तो ओरिजिनल ओरिजिनल ही काफी डाटा है, दूर होता है। जिसको कहते हैं ना एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन, जिस तरह एक बंदा है वो 10 फुट का है, वैसे तो कोई बंदा भी नहीं है, यस सर। लेकिन अगर कोई 10 फुट का बंदा हो तो फिर वो एक आउटलायर ही होगा हाइट के कॉन्टेक्स्ट में, और 500 किलो का बंदा भी जो है वो आउटलायर ही होगा आउटलायर height के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये लोअर साइड पे भी हो सकता है, अपर साइड जैसे हम कहें कि जी ये बंदा है, ये 1.5 फुट का है बंदा, तो वो कोई इतना छोटा है कद किसी का भी अमूमन नहीं होता, तो वो आउटलायर्स में कंसिडर होता है। इनकंसिस्टेंसी क्या चीज होती है? डाटा हमारे पास कंसिस्टेंट नहीं होता, मिसिंग वैल्यूज होती है। इनकंसिस्टेंसी का ये मतलब हो सकता है कि एक एक ही गार्बेज चीज को वैल्यूज। एक जगह कुछ और इंटरप्रेट किया जा रहा है और उसी ही चीज को दूसरी जगह कुछ और इंटरप्रेट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि 89 मार्क्स पे ए माइनस आ रहा है और 89 मार्क्स पे ही ए भी आ रहा है, तो ये इनकंसिस्टेंसी कि उसी वैल्यू पे कभी कुछ सिस्टम कह रहा है और कभी कुछ कह रहा है। तो डाटा अगर रिडंडेंसी ऐसा क्या कुछ होती है? रिडंडेंसी होना तो कोई खतरनाक बात नहीं है, रिपीट हो रही है ना एक चीज, लेकिन वो रेपिटेशन में जो उसका इन्फ्लुएंस है कि एक जगह वो कुछ और आउटपुट दे रही है और दूसरी जगह वही वैल्यूज कुछ और आउटपुट दे रही है, ये इनकंसिस्टेंट। रिपीट होना कोई खतरनाक बात नहीं है, लेकिन रिपीट होने के साथ आउटपुट एट्रीब्यूट फर्क होना दोनों रेपिटेशंस पे, ये इनकंसिस्टेंट। ठीक है। यस सर। अच्छा, फिर एक और चीज़ आ जाती है कि समटाइम्स डाटा हमारे पास मल्टीपल वो अलग अलग पड़ा होता है, तो उस डाटा को कंबाइन करने का नाम क्या है? डाटा इंटीग्रेशन। तो वो मल्टीपल सोर्सेज से जब आपने उसको एक सिंगल सोर्स में कन्वर्ट करना है यूनिफाइड व्यू के लिए, तो उसमें हम सारे एट्रीब्यूट्स देखते हैं। हो सकता है उन एट्रीब्यूट्स का एक जगह वो लिखा हुआ है जेंडर और एक जगह लिखा हुआ है सेक्स, तो अब उसको एट्रीब्यूट को हमने कॉमन बनाना है और अंडरस्टैंड करना है कि ये एक ही चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह कोई किसी ने वो स्मॉल किलोमीटर्स माइल्स सर, किलोमीटर और माइल का हो सकता है। वेट सर पाउंड में और केजी में। एग्जैक्टली तो ये इस टाइप की जो चीज़ें हैं उनको जब इंटीग्रेशन करनी है तो उस वक्त हमने एट्रीब्यूट टू एट्रीब्यूट मैपिंग भी करनी है और उनको अगेन कंसिस्टेंट भी बनाना है। अब ये भी चीज़ इनकंसिस्टेंसी की तरफ जा सकती है कि कुछ आपने डाटा कंबाइन कर दिया, कुछ जो पाउंड्स वाला था वो पाउंड्स में ही आ गया और किलोग्राम्स वाला किलोग्राम्स में आ गया और अब आपने ऊपर वेट लिख दिया। अब हमें कुछ पता नहीं लग रहा कि कौन सी चीज़ पाउंड्स में थी और कौन सी चीज़ किलोग्राम्स में थी, वो नीचे तो सिर्फ नंबर्स ही दिए हैं, तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो यही चीज़ करने के लिए फिर हम क्या करते हैं? डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कि हम एक स्टैंडर्ड उसके ऊपर ले आते हैं कि इसको हमने सारे डाटा को क्या करना है? किलोग्राम्स में ही रिप्रेजेंट करना है, तो पाउंड्स वाले को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो। इसी तरह हाइट किसी ने मीटर्स में लिखी हुई है, किसी ने इंचेस में लिखी है, किसी ने सेंटीमीटर्स में लिखी है, उस सारे को ट्रांसफॉर्म कर लो और एक ही नोशन में उसे कन्वर्ट कर दो। तो ये इंटीग्रेट करने के हवाले से जो जो एट्रीब्यूट्स हैं, किसी के अंदर एक एट्रीब्यूट है ही नहीं किसी एक डाटा सेट के अंदर, तो जहाँ जहाँ जो एट्रीब्यूट है वो आ जाएगा और बाकी जगह वो मिसिंग वैल्यूज आ जाएंगी इसकी। तो डाटा की नॉर्मलाइजेशन और एग्रीगेशन, ये दो चीज़ें जो हैं वो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आ सकती हैं। ये जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं मोरलेस ऐसी ही हैं। नॉर्मलाइजेशन का एक और कॉन्टेक्स्ट भी होता है कि हम डाटा को की जो वैल्यूज़ हैं उनकी रेंजेस को कर्टेल कर रहे होते हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए और मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो अपने मर्जी से सेट कर सकते हैं उसके मिनिमम मैक्सिमम रेंज। बिल्कुल। तो डाटा रिडक्शन, इसमें एक और भी चीज़ होती है कि समटाइम्स जिस तरह अगर आप बात करें से सैलरी की, तो हम कहते हैं जी सैलरी इसकी जी फरूख की 2.5 लाख सैलरी है, हरकम 4 लाख सैलरी ले रहे हैं, दानियाल 1.5 लाख सैलरी ले रहे हैं, दाऊद जो है वो 12,000 रुपये सैलरी ले रहे हैं।
ठीक है, तो ये वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा आ जाएगी और वैल्यूज़ भी बहुत बड़ी आ जाएगी। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम ये कहें कि इन सारे लोगों की हाइट कितनी है, तो हाइट जो आ रही होगी वो अगर हम से सेंटीमीटर्स में भी रख दें तो वो फ्यू हंड्रेड्स में होगी। अब वो फ्यू हंड्रेड्स वाली जो हाइट है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लाखों वाली वैल्यू जो है सैलरी की, वो फिर क्या करती है कि सैलरी की वैल्यू जो है वो ओवरवेल्म करना शुरू कर देती है किसको, बाकी एट्रीब्यूट्स को, कि बाकी एट्रीब्यूट्स बिल्कुल छोटी छोटी वैल्यूज कैरी कर रहे हैं लेकिन सैलरी की जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी वैल्यू है। इस तरह के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो फिर हमारी कोशिश क्या होती है कि तमाम के तमाम जो हमारे डाटा एट्रीब्यूट्स हैं वो एक ख़ास रेंज में हो। फॉर एग्जांपल 0 से 1 की रेंज में हो, हर एक की वैल्यू क्या हो 0 से 1 के दरमियान। तो इससे क्या हो जाता है कि कोई भी एक ऐसा वो वेरिएबल नहीं होता जो कि डिसीजन करने में बाकियों को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दे। तो इससे ये एक चीज़ है जो कि डाटा नॉर्मलाइजेशन का जो लफ्ज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वो इस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। एग्रीगेशन जो है वो इंटीग्रेशन के हवाले से भी हो सकती है और समराइज्ड वैल्यूज़ जो होती हैं मीन, मीडियन, एवरेज या कोई सम लेना है किसी चीज़ का, ये सारी चीज़ें जो वो एग्रीगेशन में आ जाती हैं। So the other thing is data reduction. The process of reduction is a huge volume of data but producing the same similar analytical results. डाटा रिडक्शन जो है वो उसमें क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा डाटा हो तो उसमें हम डाटा को रिड्यूस करने की कोशिश, डुप्लीकेट रिमूवल जो है वो पॉसिबली एक चीज़ हो सकती है। इसी तरह एक और चीज़ होती है जिसे क्या कहते हैं डायमेंशनल रिडक्शन। डायमेंशनल रिडक्शन क्या चीज़ होती है कि आपके पास डायमेंशंस क्या होती हैं, जैसे वेक्टर है ना, वेक्टर के अंदर जो हमने 5 एट्रीब्यूट्स देखे, तो 5 एट्रीब्यूट्स को हमने कहा कि इन 5 में से 5 के 5 ही अगर इंक्लूड करने हैं तो सारे शामिल कर लें। अगर कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट है, फॉर एग्जांपल कंट्री लिखा हुआ है, कंट्री में सारों में पाकिस्तान ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तान, सबका कंट्री क्या है जी पाकिस्तान। तो अब वो डिसीजन करने में कितना मददगार साबित होगा, आप लोग बताएं। उड़ा ही दें बेचारे डाटा को। यस तो क्या मदद देगा वो, कोई मदद ड्रॉपिंग नहीं। से बहुत कम आए। तो उसका उसका ये होगा कि वो तो बिल्कुल ही यूजलेस एट्रीब्यूट होगा कि वो सबका ही कंट्री पाकिस्तान है, तो वो डिसीजन मेकिंग में कोई मदद नहीं करेगा। क्योंकि वो हमारे पास ऐसे एट्रीब्यूट्स, अच्छे एट्रीब्यूट्स कंसिडर होते हैं जो डिस्क्रिमिनेट करें। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर देखा कि बियर्ड एक ऐसा एट्रीब्यूट था ना कि जिस बंदे की बियर्ड है वो तो डेफिनेटली इज अ मैन, या वो मेल है जेंडर उसका, तो वो एक यूजफुल एट्रीब्यूट था। लेकिन अगर उधर ही आगे कॉलम जेंडर ये कंट्री बना दें और कंट्री में सारों में पाकिस्तान लिख दें तो वो कुछ भी नहीं पता करा रहा कि वो अगर मेल है तब भी पाकिस्तान है, फीमेल है तब भी पाकिस्तान है। अच्छा, मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स हैं वो 2 मेन कैटेगरीज में उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक फीचर बेस्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स और दूसरे न्यूरल नेटवर्क बेस्ड एल्गोरिथम। तो फीचर बेस्ड एल्गोरिथम के अंदर हम क्या करते हैं, मैनुअली फीचर इंजीनियर करते हैं, यानी कि कौन से एट्रीब्यूट्स हमने लेने और उनको ये सारी की सारी प्री प्रोसेसिंग डिफरेंट तरह की ये हम खुद अप्लाई करते हैं। जो ये न्यूरल नेटवर्क बेस्ड होते हैं या डीप न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि वो खुद से फीचर्स को आइडेंटिफाई करता है, हमने फीचर्स को आइडेंटिफाई नहीं करना होता। तो इस कोर्स में जो मेजॉरिटी एल्गोरिथम्स हम पढ़ेंगे वो फीचर बेस्ड मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स होंगे जिनमें फीचर्स को हम खुद से आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसकी स्ट्रेंथ क्या है फीचर बेस्ड एल्गोरिथम्स की, कि हम स्मॉल ट्रेनिंग डाटा सेट से भी लर्न कर सकते हैं। और वीकनेस क्या है कि फीचर इंजीनियरिंग जो है वो काफ़ी टाइम भी लेती है और बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क भी होता है। अच्छे फीचर्स आप डिटर्मिन कर लें तो बड़ा ज़बरदस्त हो सकता है। डीप जो होते हैं उसके अंदर वो फीचर्स को ऑटोमेटिकली डिटर्मिन करता है। इसकी स्ट्रेंथ क्या है कि वो फीचर्स को
बड़े ज़बरदस्त डिस्क्रिमिनेटिंग फीचर्स को आइडेंटिफाई कर लेती है जो एज अ ह्यूमन हम शायद अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। हमारा तो डोमेन नॉलेज होता है ना, उसकी बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो कुछ ऐसे हिडन फीचर्स भी होते हैं जो कि मशीन आइडेंटिफाई कर लेती है, जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये फीचर भी कोई काम का फीचर हो सकता है। और वीकनेस क्या है कि इनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा चाहिए ट्रेनिंग के लिए, फिर ये कुछ ना कुछ काम कर पाते हैं, वरना ये काम नहीं कर पाते। तो फिर करें क्या? सर टाइम हो गया टाइम हो गया है? सर क्लास है 30 पे 3 मिनट्स ऊपर हो गए। ठीक है, चलो सही है। फिर यहाँ से ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह ये अब हमारी तकरीबन 200 स्लाइड्स हो गई। यहाँ से ऑनवर्ड्स हम फिर अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप सर ठीक है, अगली सर स्लाइड ये में तो ये सर अगली ये अभी क्लास में पढ़ के बाकी की स्लाइड्स तक हम इनको तेजी से फिर कवर करेंगे इंशाल्लाह। सर सर ये अभी हमारा पहला LMS लेक्चर काम ही नहीं है, कर रहा। जी ये पहला लेक्चर ही है जो 566 स्लाइड्स आप बता था। जी जी, ये एक ही लेक्चर, इस तरह के कोई टोटल 10-12 कितने हैं? लेक्चर, 10 से 12 लेक्चर हैं। वो 3 लेक्चर्स अगर हम ये 3 लेक्चर्स में एक ये कवर करते हैं तो इंशाल्लाह हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, सर तो मेरा LMS काम नहीं कर रहा था, असाइनमेंट कहाँ पे सबमिट करवाऊँ? असाइनमेंट अभी बेटा मैं बनाऊंगा उसका। एलएमएस मेरा भी नहीं काम कर रहा, तो ज़रा सेट कर लें सारे, तो उसके बाद फिर सबमिशन आप बना रखें असाइनमेंट, क्योंकि जब एलएमएस ने काम किया तो उस वक्त फिर मैंने एक दिन ही देना है आपको जमा करवाने के लिए। तो ये आज वाले टू ओके डू सर। टास्क भी कर लें, तो 2 अलग अलग मैं बना दूंगा, टू डू टास्क 1, टू डू टास्क 2। तो जो पहले वाले थे वो आपने 1 में सबमिट कराने हैं, और आज वाले जो टू डू टास्क हैं वो 2 में जमा कराने। ठीक है, ओके चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। सर, जी जी एक्सक्यूज मी सर, जी जी। सर आपसे बात करनी थी, आप आज अवेलेबल है? हाँ मैं भी आऊँगा, ये बस अभी मैं घर पे ही हूँ। सर आपकी तो आवाज नहीं आ रही। आप ऐसा करें, जोहर के बाद आइएगा, जोहर की नमाज के बाद मुझे मिलिएगा। हेलो हेलो, यस सर, आ रही आवाज़। मैं कह रहा हूँ जोहर की नमाज के बाद आप मुझे मिल लीजिएगा, नहीं तो मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं आप। ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।